अस्सलाम वालेकुम। पैराडाइम शिफ्ट के फोरम से मैं हूं मोहम्मद हमजा तनवीर। व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पाकिस्तान के कुछ हिस्टोरिकल इवेंट्स को। व्यूअर्स, जैसे आपको पता है कि अभी रिसेंटली 16 दिसंबर पास हुआ और 16 दिसंबर 1971 के साथ पाकिस्तान की कुछ तल्ख यादें जुड़ी हुई हैं। उसी तल्ख याद को आज हम उसकी कॉजेज़ को, उसके कॉन्सिक्वेंसेज को और आज की मौजूदा सिचुएशन में जो पाकिस्तान की पार्टीशन हुई थी, जो पाकिस्तान का ईस्टर्न विंग पाकिस्तान से अलग हुआ था, उसके आज के दौर में क्या मामलात हैं और कैसे पाक बांग्लादेश रिलेशंस आज के दौर में जा रहे हैं, और जो बांग्लादेश में रिसेंटली सिचुएशन डेवलप हुई उसको मद्देनजर रखते हुए पाकिस्तान की तमाम तरह हिस्टोरिकल और जो करंट सिनेरियोज हैं, करंट इवेंट्स हैं, उनको डिस्कस करेंगे। फिर जैसा कि आपको पता है कि 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान का ईस्टर्न विंग पाकिस्तान से जुदा हुआ था और इसकी बहुत सी वजूहात थी। व्यूअर्स, अगर हम हिस्ट्री में जाएं, पाकिस्तान की क्रिएशन से लेके 1971 तक की इवेंट्स को अगर हम मेमोराइज करें तो इस सारे सिनेरियो का अगर हम एक क्रक्स आपको बयान करें तो उसमें ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि पाकिस्तान और बांग्लादेश, जो दो कंट्रीज अलग अलग दुनिया के नक्शे पे उभरे पाकिस्तान के ईस्टर्न विंग के डिसमेंबरमेंट की वजह से, तो उसके पीछे जो सबसे बड़ी वजह थी वो थी लिंग्विस्टिक डिवाइड बिटवीन द टू रीजन्स। जब पाकिस्तान बना तो पाकिस्तान ऑब्वियसली, जैसा कि आपको मालूम ही है कि पाकिस्तान डिफरेंट एथनिक ग्रुप्स को और एथनिक रीजन्स को मिलाकर एक कंट्री बनाया गया था, जिसकी क्रिएशन का एक ही मकसद था, वो था कि मुसलमान और गैर मुस्लिम कौमें कभी भी एक नहीं हो सकती और मुसलमान बहैसियत मुसलमान एक अलग कौम है। व्यूअर्स, अगर हम कायद-ए-आज़म के नज़रियात को भी देखें और इसके अलावा हम अल्लामा इकबाल के नज़रियात को भी देखें, और जो अल्लामा इकबाल ने रेजोल्यूशन ऑफ पाकिस्तान पेश किया था उसमें भी अगर हम देखें तो उन्होंने बात ये की थी कि हम ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन सब कॉन्टिनेंट को डिवाइड करेंगे और इस्लाम की बेस पे एक नया कंट्री क्रिएट करेंगे। व्यूअर्स, अगर देखा जाए तो पाकिस्तान की जब क्रिएशन हुई तो एक चीज़ जो कॉमन थी बिटवीन ऑल द एथनिक ग्रुप्स वो थी रिलीजन। पाकिस्तान एक इस्लामिक मेजॉरिटी कंट्री था और अगर हम कायद-ए-आज़म की इरशादात की बात करें और बहुत से कायद-ए-आज़म के अगर हम नज़रियात की बात करें, जिसमें हम ये भी देखते हैं कि कायद-ए-आज़म की जो पीर जमात अली शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह से मुलाकातें हुई और पीर जमात अली शाह ने, और इसके अलावा बनारस सुन्नी कॉन्फ्रेंस की अगर हम बात करें जो पाकिस्तान की क्रिएशन से बहुत पहले हुई थी, और ये हुई भी उस एरा में थी जब कायद-ए-आज़म पाकिस्तान की ये जो कैंपेन थी इसमें आने वाली हर्डल्स की वजह से और मुसलमानों की अपने जो इंटरनल कन्फ्लिक्ट से उनसे तंग आके लंदन चले गए थे, तो उस दौर में बनारस सुन्नी कॉन्फ्रेंस में उलमाए अहले सुन्नत ने या सुन्नी मकतबा फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले जितने भी उलमा थे उन्होंने एक कॉन्फ्रेंस की थी और उन्होंने ये कॉन्फ्रेंस में ये बात कही थी कि अगर कायद-ए-आज़म पाकिस्तान को बनाने की जो एक कैंपेन है उससे पीछे भी हटते हैं तो जो उलमा हैं वो इस कैंपेन को लेके आगे बढ़ेंगे और एक नए मुल्क के वजूद के लिए स्ट्रगल करेंगे अगेंस्ट ऑल द राइवल फोर्सेस। तो व्यूअर्स, अगर हम कायद-ए-आज़म के अपने भी नज़रियात की बात करें तो कायद-ए-आज़म ने पीर जमात अली शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह से भी इस बात का वादा किया था कि वो शरिया बेस्ड या इस्लामिक आइडियोलॉजी की बेस पे एक रियासत का क़याम करेंगे। अगर हम पीर जमात अली शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह की भी बात करें तो उन्होंने ये ऐलान भी किया था कि मौजूदा KP जो कि उस वक्त NWFP कहलाता था, सूबा सरहद कहलाता था, उसमें उनके जितने भी मुरीदीन हैं अगर वो पाकिस्तान के हक में वोट नहीं करते तो उनको मुसलमानों के कब्रिस्तान में भी ना दफनाया जाए। तो हम अगर इस सारे सिनेरियो को देखें तो एक ही चीज़ जो कि पाकिस्तान की क्रिएशन की तरफ तमाम एथनिक ग्रुप्स को लेके जा रही थी, एथनिक ग्रुप्स को मोटिवेट कर रही थी, वो थी इस्लाम और इस्लामिक आइडियोलॉजी, या जिसको हम दूसरे अल्फाज में टू नेशन थ्योरी भी कहते हैं, कि जिसका मकसद ये था कि मुसलमान और गैर मुस्लिम दो अलग कौमें हैं और ये कभी भी एक साथ नहीं रह सकते। व्यूअर्स, जब पाकिस्तान क्रिएट हुआ अंडर द टू नेशन थ्योरी तो उसके बाद जो पाकिस्तान के इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स आए उसमें सबसे बड़ा मसला ये था कि पाकिस्तान की जितनी भी पावर थी वो वेस्टेड थी इन दी वेस्टर्न पाकिस्तान। तो इस वजह से बंगाली जो थे उनको काफ़ी ज़्यादा इश्यूज थे और उनको ये लगता था कि उनको इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली और मिलिटरली काफ़ी ज़्यादा मार्जिनलाइज किया गया है। तो व्यूअर्स, इसी वजह से बंगालियों के अंदर एक सेंस ऑफ मार्जिनलाइजेशन आ गया था। फिर जब कायद-ए-आज़म ने उर्दू को पाकिस्तान की कौमी लैंग्वेज डिक्लेयर किया, कायद-ए-आज़म का ये ख्याल था कि उर्दू किसी भी एथनिक ग्रुप की लैंग्वेज नहीं है, जिसकी वजह से वो ये समझते थे कि शायद उर्दू ही एक ऐसी बाइंडिंग फोर्स है जो तमाम एथनिसिटीज़ को यूनाइट कर सकती है। लेकिन इसका रिजल्ट कायद-ए-आज़म की उम्मीदों के और
और उनके कैलकुलेशंस के बिल्कुल बरक्स आया और बंगालीज ने ये फील करना शुरू कर दिया उनकी जो एथनिसिटी है और उनकी जो मदर टंग है उसको भी हिट किया गया है, और उर्दू जो कि एक ऐसी लैंग्वेज है जिसको कोई भी एथनिक ग्रुप नहीं बोलता उसको उन पे मुसलत किया जा रहा है। व्यूअर्स, ये एक छोटी सी रीज़न थी जो कि बाद में बढ़ते बढ़ते बहुत बड़ी हो गई, और फिर इसके साथ साथ जो वेस्टर्न पाकिस्तान के पॉलिटिकल और एस्टेब्लिशमेंट के लीडर्स थे उनकी भी कुछ ऐसी हरकतें थी, कुछ ऐसे उनके काम थे जिनकी वजह से बंगालीज में फ्रस्ट्रेशन मजीद बढ़ती जा रही थी। इसकी सबसे बड़ी जो मिसाल है वो ये है कि 1970s के इलेक्शन में बांग्लादेश से ताल्लुक़ रखने वाले शेख मुजीबुर रहमान इलेक्शन जीत गए थे, लेकिन उसके बावजूद याहिया खान और जुल्फ़िकार अली भुट्टो जो कि पीपल पार्टी के लीडर थे उन्होंने उनको इक़्तिदार ट्रांसफ़र करने से इनकार कर दिया। व्यूअर्स, G.W. चौधरी ने भी अपनी बुक द लास्ट डेज ऑफ यूनाइटेड पाकिस्तान में ये चीज़ मेंशन की है कि जब उन्होंने जुल्फ़िकार अली भुट्टो से इस बारे में बात की तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो का रिएक्शन ये था कि इफ़ आई हैड टू चूज़ बिटवीन द टू पीस पाकिस्तान एंड पावर आई वुड गो विद द सेकंड वन। तो व्यूअर्स, इस सारी सूरत हाल को देखते हुए हमें ये महसूस होता है कि कहीं ना कहीं बंगालियों को मार्जिनलाइज किया गया था बिफोर 1970, तो जिसकी वजह से बंगालियों के अंदर बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन बढ़ती गई और आने वाले वक्त में बंगालीज़ ने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ और पाकिस्तान मिलिट्री के ख़िलाफ़ एक वायलेंट और मिलिटेंट स्ट्रगल की, और उस मिलिटेंट स्ट्रगल की वजह से बांग्लादेश पाकिस्तान से 16 दिसंबर 1971 को अलग हो गया। लेकिन व्यूअर्स, यहाँ पे कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं, कुछ ऐसे रियलिटीज़ हैं जिनको एग्जैजरेट किया जाता है और जिनको फाल्सली पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत किया जाता है। उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि इंटरनेशनल मीडिया पे इंडिया ने और बांग्लादेश के जितने भी एलाइज हैं उन्होंने कुछ ऐसा प्रोपेगेंडा किया जिसमें ये साबित करने की कोशिश की गई कि खुदा न खास्ता पाकिस्तान मिलिट्री ने और पाकिस्तान की जो आर्मी है उसने बंगालियों पे बहुत ज़्यादा तशद्दुद किया, जिसके नतीजे में आलमोस्ट 3 मिलियन बंगालीज़ को कत्ल कर दिया गया। लेकिन अगर रियलिटी की बात की जाए तो रियलिटी इसके बिल्कुल ओपोजिट है। व्यूअर्स, इंडियन राइटर्स ने भी इस चीज़ को मेंशन किया है कि अगर हम रियलिटी की बात करें तो रियलिटी में बंगालीज की टोटल जो असैसिनेशन हुई थी या जो मर्डर हुआ था उसमें 50,000 से 1 लाख के करीब का फिगर कोट किया जाता है। व्यूअर्स, अगर हम दूसरी तरफ देखें तो बंगालीज की तरफ देखें या इंडियन बैग जो मुक्ति बाहिनी ऑर्गेनाइजेशन थी जिसने पाकिस्तान आर्मी के ख़िलाफ़ और पाकिस्तान की सालमियत के ख़िलाफ़ ये सारा प्रोपेगेंडा किया था, उसकी तरफ अगर देखा जाए तो बहुत से इंटरनेशनल राइटर्स ये कोट करते हैं कि आलमोस्ट 5 लाख बिहारीज़ को कत्ल किया गया था जो कि पाकिस्तान के हक़ में थे और जो पाकिस्तान के साथ मिल के रहना चाहते थे। तो व्यूअर्स, इस सारी सिचुएशन को देखते हुए हमें ये नज़र आता है कि कहीं ना कहीं इस सारी सिचुएशन में कुछ एक्सटर्नल हाथ भी शामिल था जो कि पाकिस्तान के ईस्टर्न नेबर इंडिया का था। इंडिया ने मुक्ति बाहिनी जैसी वायलेंट ऑर्गेनाइजेशंस को सपोर्ट किया और इवन आज भी अगर देखा जाए तो 16 दिसंबर को इंडिया में विजय दिवस नाम से एक डे सेलिब्रेट किया जाता है जिसमें वो 1971 की जंग में अपने कत्ल होने वाले फौजियों को क्रेडिट पेश करते हैं। व्यूअर्स, अगर इस सारी सूरत हाल को हमने डिस्कस कर लिया, सिंस देन अब तक जो है वो बांग्लादेश में शेख मुजीबुर रहमान को बहुत ज़्यादा सेलिब्रेट किया जाता था, फादर ऑफ द नेशन डिक्लेयर किया जाता था और कायद आज़म को बहुत ज़्यादा डिसक्रेडिट किया जाता था। लेकिन रीसेंट इवेंट्स की अगर हम बात करें तो जैसा कि आपको पता है कि रीसेंट इवेंट्स में शेख हसीना वाजिद के ख़िलाफ़ बांग्लादेश में एक स्ट्रगल हुई और उनको उनकी गवर्नमेंट से ओस्ट कर दिया गया, और उसके बाद हमें एक बहुत ही अजीब सी सूरत हाल देखने को मिली कि बांग्लादेश में शेख मुजीबुर रहमान के स्टैचू को भी वैंडलाइज किया गया। इस एक कदम ने बहुत से सवालात खड़े कर दिए कि आखिर ऐसी क्या वजह थी कि जो बंगाली लोग थे वो शेख मुजीबुर रहमान के स्टैचू को वैंडलाइज कर रहे हैं, वो शेख मुजीबुर रहमान जो कि अपेरेंटली उन्होंने बांग्लादेश बनाया था और बंगालियों के हक की बात की थी। आखिर ऐसी क्या वजह थी कि आज बंगाली उसी शेख मुजीबुर रहमान के ख़िलाफ़ हैं। व्यूअर्स, उसकी एक बड़ी वजह यह है कि कहीं ना कहीं शेख मुजीबुर रहमान भी इंडिया के इस प्रोपेगेंडे का हिस्सा थे और इसके अलावा शेख मुजीबुर रहमान ने बहुत सी ऐसी पॉलिसीज़ फॉलो की जिसकी वजह से पाकिस्तान के हक़ में बोलने वाले बंगालीज़ और बिहारीज़ को कत्ल किया गया। शेख मुजीबुर रहमान ने जब 1971 में बांग्लादेश को एक अलग मुल्क बना लिया तो उसके बाद उनके और पाकिस्तान के दरमियान एक मुआहिदा तय पाया था कि जिसके तहत वो किसी भी ऐसे बंदे को कत्ल नहीं करेंगे, उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं करेंगे जिसने पाकिस्तान के हक में आवाज़ उठाई या जो यूनाइटेड पाकिस्तान के हक में था।
लेकिन इसके बरक्स बांग्लादेश की क्रिएशन के फ़ौरन बाद ही जमात इस्लामी और दीगर जितने भी ऐसे लोग थे जो कि पाकिस्तान के हक़ में थे, जो यूनाइटेड पाकिस्तान में रहना चाहते थे, उनको असैसिनेट किया गया, उनको टॉर्चर किया गया और उनको कत्ल किया गया। ये सारी पॉलिसीज़ थी। इसके अलावा भी ऐसी कुछ पॉलिसीज़ बनाई गई कि जिसमें सिर्फ़ और सिर्फ उन लोगों को हमेशा से प्रायोरिटी दी गई और उन लोगों को फैसिलिटेट किया गया जिन्होंने उस वक्त बांग्लादेश की क्रिएशन के लिए मुक्ति बहानी का साथ दिया या शेख मुजीबुर रहमान का साथ दिया। सिंस देन व्यूअर्स, बांग्लादेश में एक ऐसी भी पॉलिसी थी कि जो लोग जिन्होंने मुक्ति बहानी या बांग्लादेश की अलहदगी के लिए जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रही थी, जितने भी लोग काम कर रहे थे, उनका साथ दिया, उनकी नस्लों को भी गवर्नमेंट की जॉब्स में प्रायोरिटाइज किया जाता था और इसके अलावा भी उनको बहुत सी ऐसी सहूलियात दी जाती थी कि जो एक आम बंगाली सिटीजन्स को नहीं मुहैया थी। तो व्यूअर, ये सारी ऐसी वजूहात थी जिनकी वजह से बांग्लादेश में हमने रीसेंट अपराइजिंग देखी अगेंस्ट दी हसीना वाजिद गवर्नमेंट। व्यूअर्स, ये थी अब तक की सूरत हाल और हम इस हसीना वाजिद की इस गवर्नमेंट के टेक ओवर होने के बाद की अगर सूरत हाल को डिस्कस करें तो रिसेंटली फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ द क्रिएशन ऑफ बांग्लादेश कायद-ए-आज़म की डेथ एनिवर्सरी भी सेलिब्रेट की गई और कायद-ए-आज़म को कुछ लोगों ने फादर ऑफ नेशन का लक़ब भी दिया। इसके अलावा बांग्लादेश में जो अभी नया इंटरिम सेटअप मौजूद है वो भी पाकिस्तान के साथ अपने रिलेशंस को बढ़ाना चाहता है, पाकिस्तान के साथ कॉर्डियल टाइज चाहता है और उसका टिल्ट पाकिस्तान और चाइना की तरफ ज़्यादा है इंस्टेड ऑफ इंडिया। व्यूअर्स, इस सारी सूरत हाल को अगर हम देखें तो हमें कहीं ना कहीं ये लगता है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश को जुदा करने में या ईस्टर्न और वेस्टर्न पाकिस्तान को जुदा करने में सबसे बड़ा हाथ इंडिया का था और उसके कुछ ऐसे पपेट्स का था जिनमें शेख मुजीबुर रहमान और मुक्ति बहानी जैसी ऑर्गेनाइजेशन शामिल हैं। लेकिन व्यूअर्स, अभी के अगर हम हालात को देखें तो हमें ये नज़र आता है कि आने वाले वक्त में पाकिस्तान और बांग्लादेश मज़ीद करीब आ सकते हैं और चाइना और रशिया का राइज़ और ब्रिक्स का राइज़ पाकिस्तान और बांग्लादेश को अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करता है टू मेंड देयर टाइज। व्यूअर्स, होपफुली आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। इसके साथ साथ अगर आप एक एस्पायरिंग राइटर हैं तो डू विजिट आवर वेबसाइट। इसके साथ साथ अगर आप ये चाहते हैं कि आपके रिसर्च पेपर्स और रिसर्च आर्टिकल्स पब्लिश हों तो डू विजिट आवर वेबसाइट जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।